24th रिपब्लिक डे की। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत सारी बधाई। गाइज मैं आपको बताता हूँ कि हम बैठे हैं फिलहाल गजेंद्र सर के साथ में, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं वो हैं फिलहाल यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति मंत्रालय के। और हमने हमेशा सर बचपन से सुना है जल ही जीवन है, और पानी को लेके बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और मेरे ख्याल से आज हम शायद उन्हीं का कुछ जिक्र करते हुए और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जरूर जी गाइज, मैं अगर शुरुआत करूं सर के बारे में, तो मैंने जितना सर पढ़ा आपके बारे में, जब मैं आपके पास मिलने आने वाला था तो मैंने थोड़ा सा एक बार विकिपीडिया पढ़ा, और वहाँ से मुझे मालूम चला कि मेरा बर्थ 1991 का था, और उसी के बस एक साल बाद की बात थी 1992 ईयर में आप पहली बार जो है वो अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट, स्टूडेंट यूनियन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़के मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ जी। और मैंने एक और चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पाई सर जब आपके बारे में पढ़ रहा था, कि आपने शायद ये ठान के ही शायद दोनों अपना करियर स्टार्ट किया था कि आपको हर बार रिकॉर्ड्स ही बनाने। हाँ, ऐसा तो नहीं होता कि कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई इस तरह से आगे बढ़ता होगा, लेकिन संयोग है जब विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था तो भी एक रिकॉर्ड बना था, जब 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो भी एक रिकॉर्ड बना, और 2019 में दोबारा लड़ा तो भी एक रिकॉर्ड बना। जी बिल्कुल। और सर अभी एक और रिकॉर्ड जो है वो हमने कल ही पढ़ा, उसके बारे में जो हमें मालूम चला, जो जल जीवन मिशन था, उसके चलते 11 करोड़ कनेक्शंस हमारे देश में, 11 करोड़ ऐसे घर जहाँ पे नल से पानी आता है, ये हमने एक अचीवमेंट एस्टैब्लिश किया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम है मेरे ख्याल से। ये निश्चित रूप से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले ही संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ ही उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट किए थे कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। उन्होंने एक मंत्र दिया देश में। अब से पहले देश में इन सभी विषयों पर, चाहे बिजली देना हो, चाहे पानी देना हो, चाहे सरकार आवास दे, कहीं सरकार सैनिटेशन के लिए काम करे, पीस मील में, टुकड़ों टुकड़ों में, अलग अलग जगह छोटे छोटे तरीके से काम होता था। जी। सरकारों का स्वभाव देश में और प्रदेशों में भी अभाव में काम करने का ऐसा बन गया था कि हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते हम थोड़ा थोड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जी ने एक नया मंत्र गवर्नेंस का दिया, 100% सैचुरेशन और टाइम बाउंड कंप्लीशन। हर घर में बैंक का खाता खुला, हर घर में शौचालय बना, हर घर में गैस का चूल्हा आया, हर घर तक बिजली पहुंची, हर गरीब का आवास पहुंचे, इस दिशा में काम शुरू हुआ, हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचे। जो कुछ भी करें, जो कुछ भी योजना हाथ में लें, वो समयबद्ध तरीके से हो और 100% सैचुरेशन उसके माध्यम से हो। 2019 में जब देश ने दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया, तब उन्होंने संकल्प लाल किले के प्राचीर से व्यक्त किया था कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और उस भाषण को भी यदि याद करें, तब उन्होंने कहा था कि अब तक देश की सरकारों ने प्रयास किए, राज्यों की सरकारों ने प्रयास किए, स्थानीय सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी कुल 19 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ और 23 लाख, लगभग 16-17% के बीच में ही घरों तक पानी पहुंच पाया है। इसलिए जो कुछ पिछले 70-72 साल में हुआ है, उसका 4 गुने से ज़्यादा काम अगले 4-4.5 साल में करना है। तो निश्चित रूप से चुनौती बहुत बड़ी थी। और इसके साथ में जल, हम सब जानते हैं, राज्यों का विषय है, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप, इसलिए राज्यों के माध्यम से ही उसे इम्प्लीमेंट करना था। अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरह की परिस्थितियां थी। राज्यों के साथ में हमने चर्चा की, बातचीत की, उनके साथ में विस्तार से उनके विषयों को समझ करके, रीजनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस करके एक गाइडलाइन बनाई, जिसे 25 दिसंबर, जो बहुत रेलेवेंट डेट है, 25 दिसंबर 2019 सुशासन दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही विज्ञान भवन से जारी किया। काम शुरू हुआ था और 3 ही महीने बाद 25 मार्च 2020 लॉकडाउन हो गया। जी जी जी। तो एक बार लगता था और सब लोग ये मानते थे कि अब ये जो समयबद्ध तरीके से पूरा करने का जो संकल्प है, ये पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स, निरंतर उनका मार्गदर्शन, उसके चलते आज हम इस मुकाम पर आके खड़े हुए हैं कि जो आंकड़ा 16-17% के बीच में था, वो आज 58% तक पहुंच रहा है।
जो एब्सोल्यूट नंबर में 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन थे वो 11 करोड़ को आंकड़े को पार कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन हम सफलता की दिशा में कर पाए। लेकिन अभी 8 करोड़ कनेक्शन लगभग हमें और देने हैं। जिस गति से प्रदेशों में काम हो रहा है, हम निरंतर समीक्षा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2024 तक इस लक्ष्य को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कर पाएंगे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने 2019 में स्टार्ट किया दिसंबर में और अभी हमने 3 करोड़ 23 लाख से बढ़ के 11 करोड़ का नंबर अचीव कर लिया। लेकिन मैंने ऐसी आपसे बात जब आप बता रहे थे तो मैं दिमाग में कैलकुलेट कर रहा था कि हर रोज़ करीब आई थिंक 1.25 लाख 1.5 लाख कनेक्शंस के हम ऑन एवरेज बात करते होंगे। सर, इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे हम बात करते हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वो मेन रीजंस हैं या क्या वो स्पेशल पावर है जिसके चलते सरकार ये काम कर पाई? देखिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जल राज्य का विषय है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप, और आपने ठीक ही कहा कि हर राज्य की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के डिफरेंसेस हैं जी। लेकिन जब सरकार ऊपर से लीडरशिप ये तय कर ले और कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, 4 विषय अगर साथ में जुड़ जाते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। पहला होता है पॉलिटिकल विल। सरकार ठान ले, सरकार का नेतृत्व ये ठान ले कि हमें इस दिशा को पूरा करना है जी। केवल ठानने से नहीं हो सकता, उसके साथ में उसमें पब्लिक स्पेंडिंग हो, सरकार पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो। स्वच्छ भारत मिशन में हमने देखा था, क्योंकि वो भी मेरे ही मंत्रालय का विषय है, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे खड़े होकर के कहा कि हम देश को 2019 तक, जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएंगे, तब तक खुले में शौच से मुक्त करेंगे। सरकार ने उसके लिए निवेश किया। तो पब्लिक स्पेंडिंग दूसरा विषय है। तीसरा विषय होता है पार्टनरशिप्स। जहाँ कहीं भी जो कोई भी इस विषय में प्रवीणता रखता है, दक्षता रखता है, पारंगतता रखता है, हम उन सबको देश विदेश से एक साथ जोड़ें। और चौथा विषय जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा हमेशा कहते हैं, वो होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन। कि विषय जन आंदोलन बने, जन सहभागिता उसके साथ में जुड़े जी। क्योंकि समाज यदि अपने कंधे पर किसी ऐसे दायित्व को उठा ले तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती को आसानी के साथ में हराया जा सकता है, उसे पार किया जा सकता है जी। और इन 4 विषयों पर खड़े होकर के, इन 4 पिलर्स पर खड़े होकर के ही हम उस दिशा में आगे बढ़े। निरंतर राज्यों के साथ में हमने संवाद किया, उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, उनको समय पर संसाधन उपलब्ध कराए, जहाँ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी वहाँ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज उपलब्ध कराई। और केवल पीने का पानी पहुँचाना नहीं। जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी घोषणा से पहले, तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का प्रोग्राम न हो। और उन्होंने जो नॉमेनक्लेचर दिया, जो नामकरण दिया कनेक्शन का, वो केवल कनेक्शन देना नहीं था, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC, कार्यशील नल जी। सो कार्यशील नल की जो परिभाषा है उसमें है कि पहली बार क्वालिटी का पानी मिले, उचित गुणवत्ता का जी। जिसके बारे में मैं फिर आपको गुणवत्ता के बारे में चर्चा करूंगा। दूसरा, एक निश्चित मात्रा में पानी अवश्य मिले जी। जिसके लिए तय किया गया कि 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। बहुत सारे डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस के बाद में यह मानक तय हुआ जी। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी मिले। और तीसरा, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी के साथ में पानी मिलना चाहिए। आज अगर पानी आया है, कल अगर आना है तो कल उसी समय आए, परसों उसी समय आए जी। अगर 2 समय दिन में आना है तो 2 समय दिन में निरंतर आए, ऑल्टरनेट डे आना है तो जैसी जहाँ जिसकी व्यवस्था है उसके अनुरूप आए, लेकिन कंटिन्यूटी उसमें होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। जहाँ क्वालिटी की बात आई तो देश में पीने के पानी की गुणवत्ता को जांचने का कोई सिस्टम ही नहीं था। कुछ लेबोरेटरीज काम करती थी, आधे अधूरे तरीके से काम करती थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ तकनीकी रूप से जुड़े हुए लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त करनी हो वहाँ तक सीमित थी। व्यवस्था में विश्वास नहीं था, इसलिए सामान्य मानवी जो शहरों में रहने वाले लोग, वो मजबूरन अपने यहाँ पे वाटर फिल्टर सिस्टम लगाते थे। कोई आरओ लगाता था, कोई जीरो बी लगाता था, कोई यूरेका फोब्स का फिल्टर लगाता था, कोई और फिल्टर लगाता था। किसी न किसी तरह के फिल्टर सब लोग लगाते थे, इस डर के मारे कि पता नहीं पानी की गुणवत्ता कैसी। जी। अगर मैं किसी सामान्य आदमी को ये कहता कि भैया आपके पीने का पानी, जहाँ आपने शुरू किया था कि जीवन का आधार है, लेकिन उसकी गुणवत्ता आप कैसे जांचेंगे, तो शायद किसी के जहन में भी नहीं आता था कि कहाँ टेस्ट कराया जा सकता है।
अगर मैं आपको ब्लड सैंपल जांच कराने के लिए कहूँ तो आप तुरंत जान पाएंगे, आपको तुरंत मन में दिमाग में कौंधेगा कि मुझे वहाँ जाना है या इसको टेलीफोन करना है। लेकिन पानी जो इतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए कहीं कोई हमारे पास में व्यवस्था नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने कोरोना में जिस तरह से एक लेबोरेटरी से अनेक लेबोरेटरीज तक गए और सभी लेबोरेटरीज को NABL एक्रेडिटेड कराया, हमने ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग को भी उसी तरह से स्ट्रक्चर किया। देश में 2000 लेबोरेटरीज का ग्रिड खड़ा किया, सभी को NABL एक्रेडिटेशन का प्रोसेस शुरू किया, लगभग कंप्लीशन पर है। और उससे आगे भी ये जानते हुए भी कि गांव में रहने वाली महिलाएं, गांव में रहने वाले लोग शहर में आकर के या कस्बे में या ज़िले पर आकर के टेस्ट नहीं कराएंगे, तो हमने फील्ड टेस्टिंग किट्स को अपने स्टार्टअप्स में डेवलप करवाया। देश में 17 लाख महिलाओं को 2.5 लाख पंचायतों में अब तक हम ट्रेन कर चुके हैं और उनको फील्ड टेस्टिंग किट्स दिए ताकि वो खुद अपने यहाँ पे गांव में पानी के टेस्ट जो है गुणवत्ता की जांच कर सकें, बेसिक पैरामीटर्स पर जो है निरंतर होने वाली जांच को कर सकें। और मैं प्रसन्नता से आपको ये कहता हूँ कि पिछले साल में 2022-23 के साल में, अभी मार्च आना शेष है, अब तक 48 लाख से ज़्यादा सैंपल्स बार जो है गाँव में महिलाओं ने टेस्ट किए। और वहीं तक नहीं रुके, उससे भी आगे हमने IoT बेस्ड सेंसर बेस्ड एसिड जो है वाटर टेस्टिंग, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को जांचने वाली डिवाइसेस बने, उस पर काम किया। जी, दुनिया के देशों में हमने चर्चा की, इतना महंगी तरह थी कि टेक्नोलॉजीज थी कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे। हमने अपने युवाओं पे विश्वास किया, अपने स्टार्टअप्स को चैलेंज थ्रो किया और मुझे बहुत खुशी है कि देश के स्टार्टअप्स आए, 200 से ज़्यादा इस दौड़ में जुड़े। हमने फाइनली 20 को शॉर्टलिस्ट किया, फिर 4 किया और 2 को अंत में अवसर दिया, उनको अवार्ड और रिवॉर्ड भी किया। पहले 10 जगह और अब पिछले 1 साल से हम 100 जगह तक प्रैक्टिकली देश के ऑल निकन कॉर्नर्स में हम उसको इस्टेब्लिश करके 1 साल तक टेस्ट कर चुके हैं। अब हम राज्यों को आग्रह कर रहे हैं कि आप वो सेंसर बेस्ड डिवाइसेस लगाइए। जी, तो केवल कनेक्शन लगाना नहीं था, उसकी गुणवत्ता का पानी और साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्कीम बनी रहे, इसके लिए राज्यों से कहा कि आप आने वाले 30 वर्ष की आवश्यकताओं की को दृष्टिगत रखते हुए स्कीम्स को डिज़ाइन करें। जी, और जो सोर्सेज हैं वो भी सस्टेनेबल बने रहें, उसके लिए भी साथ में काम करें। तो ये मल्टी प्रोंग अप्रोच के साथ में हमको काम करना था। निश्चित ही चुनौती बड़ी थी, लेकिन प्रेरणा उससे भी बड़ी थी। और ये संकल्प कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया लक्ष्य उसमें पूरा करना है, उस संकल्प के साथ में जीना है। इसी के चलते हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। सर, मैं एक नंबर दिमाग में रखता हूँ, जब भी हम पानी की बात करते हैं, बचपन से स्कूल में पढ़ते थे कि 70% धरती पे पानी है, उसमें से जो हमारे पीने योग्य पानी है, जिसको हम काम में ले सकते हैं, वो केवल उसका 3% है। जब थोड़ा और आगे बढ़े तो मालूम चलता है कि इंडिया में उसका जो शेयर है वो सिर्फ 4% आता है, जबकि पॉपुलेशन 18% बहुत ज़्यादा है। तो सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है अगर हम बात करें? देखिए, आने वाले समय में पानी दुनिया और मानवता के लिए चुनौती बनेगी, इसको सारा विश्व स्वीकार करता है। और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया का कोई व्यक्ति या देश ऐसा नहीं होगा जहां दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज़्यादा पानी अवेलेबल है। ऐसे सेंट्रल एशिया के देशों से लेकर के कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जिसको अपरोक्ष रूप से जो है दुनिया के किसी देश में पानी की कमी होने से संकट नहीं आएगा। ये वैश्विक चुनौती है। जी, लेकिन भारत के लिए चुनौती निश्चित रूप से बड़ी है, क्योंकि जैसा आपने कहा, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो गए हैं। अब हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमारे पॉपुलेशन की तुलना में, जैसा आपने कहा कि 18% पॉपुलेशन के अगेंस्ट 4% है। सिमिलरली कैटल पॉपुलेशन हमारे पास दुनिया की लगभग 18 से 20% है, लेकिन पानी कम है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारा देश जोग्राफिकली इतना डाइवर्सिफाइड है। जी, एक तरफ मेघालय जैसा प्रदेश है जहाँ लगभग 30,000 मिलीमीटर बरसात होती है, और दूसरी तरफ मेरा प्रदेश है या मेरा क्षेत्र है जहाँ 100-150 मिलीमीटर बरसात होना भी हम सौभाग्य समझते हैं। हमारी चुनौती और भी बड़ी है कि इसलिए है कि हमारी नदियाँ जो हैं वो ग्लेशियल मेल्ट से सिर्फ जो है हिमालय बेसिन की नदियाँ ही आती है, बाकी सब नदियाँ हमारी जो है वो बरसात के कारण से या बरसात के पानी से बरसात के कारण से उनमें पानी आता है। जी, हमारी चुनौती और भी इसलिए ज़्यादा बड़ी है कि हमारी ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेबिलिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम दुनिया का 25% पानी, जितना ज़मीन से कुल पानी निकलता है, हम 25% अकेले निकालते हैं। उसके कारण से हमारे यहाँ जो है हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स ड्राइड अप हो रहे हैं। जी, हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है
कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण से हमारे बरसात की टोटल क्वांटम ऑफ वाटर तो लगभग उतना ही है, लेकिन बरसात के दिन बहुत कम हो गए हैं, स्कैंटी एयर रेनफॉल्स होने लगी हैं, इरेटिक रेनफॉल्स होने लगी हैं, एक दिन एक जगह क्लाउड बस्ट हो जाता है, साल भर की बारिश 2-3 दिन में हो जाती है। एवरेज तो उतना ही रहता है, लेकिन उसको जो है उपयोग करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, स्कोप कम हो जाता है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारा सरफेस वाटर पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। जो कुल 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारे पास बरसात से हर साल आता है, हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्राउंड पर जो है वो 250 से 300 बिलियन क्यूबिक मीटर के बीच में ही है। तो ऐसे में हमारे लिए संकट बहुत बड़ा है। इसको हम दूसरे टर्म्स में अगर देखें तो जो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर 50 साल पहले भी हमको पानी मिलता था, आज भी हमको मिलता है स्नोफॉल से, बरसात से, हमारी इंटरनेशनल बेसिन से जो पानी आता है कुल मिलाकर जी। लेकिन 50 साल पहले हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 5000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा थी। आज घट करके जो है वो 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास में आ गई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 3.5-4 गुना बढ़ गई जी। अब हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन भी आगे बढ़ने वाली है और क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 ट्रिलियन तक पहुंचे, अब 3 ट्रिलियन पहुंचे, 3 से आगे हम 3.28 तक पहुंचे और एक स्पष्ट रोड मैप के साथ हम 5 ट्रिलियन की तरफ मार्च कर रहे हैं। बढ़ती हुई इकोनॉमी और पानी की आवश्यकता, इन दोनों का ग्राफ जो है एक ही जैसा आइडेंटिकल होता है, इसलिए हमको पानी की आवश्यकता और बढ़ेगी। ऐसे में हमारे आने वाला जो हमारा अभी भविष्य में जो हमने लक्ष्य तय किया है कि हम देश को विकसित देश बनाएंगे, विकसित देश बनाने की दिशा में पानी की उपलब्धता बाधा न बने, इसको लेकर के हॉलिस्टिक रूप से एक हमने जो है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम प्रारंभ किया, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बना करके किया जी। पानी का विषय अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स में, डिविजन्स में डिस्कस होता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको इंटीग्रेट करके एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया जी। उसके बाद हमने जल शक्ति मंत्रालय में पानी के सारे एस्पेक्ट्स, जमीन का पानी, सरफेस का पानी, स्प्रिंग्स का पानी, वेटलैंड्स में जो पानी है, नदियों में जो पानी है, उन सब के साथ एक साथ काम प्रारंभ किया, क्योंकि ये सभी आपस में कोरिलेटेड है और इनमें से एक भी चक्र अगर टूटता है, अगर जमीन का पानी समाप्त हो जाएगा तो तालाब सूख जाएगा, तालाब सूख जाएगा तो छोटी नदियां सूख जाएंगी, छोटी नदियां सूख जाएंगी तो बड़ी नदी में पानी कम होगा। इसलिए ये एक पूरी एक साइकिल है, उस साइकिल की एक भी कड़ी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमने उन सब पर एक साथ काम करना प्रारंभ किया है। हम सब जानते हैं गंगा पर जो प्रयास हुए जी, उसको आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और यूनाइटेड नेशंस ने भी वर्ल्ड रिस्टोरेशन डिकेड, पिछले डिकेड को मानते हुए दुनिया के जो 100 टॉप रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट थे उनमें से टॉप 10 में इस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरह से हम भूगर्भ का जल किस तरह से भरा जा सकता है, उसके लिए हम अटल भूजल योजना चला रहे हैं। ज़मीन में पानी भरने के लिए हमको एक्वीफर की मैपिंग करनी थी। हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम हमने किया नैक्विम के तहत। 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर को हमने मैप किया, दुनिया की सबसे टॉप टेक्नोलॉजीज़ के साथ में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ में किया। नदियों के ऊपर हम काम करें उसको लेकर के हमने अलग अलग स्ट्रेचेस पर नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के तहत काम किया। स्प्रिंग्स पर के रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया, वेटलैंड्स के को डिमार्केशन करके उनके लिए काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2019 से जल शक्ति अभियान प्रारंभ करके देश भर के हर एक जिले में इस तरह की चेतना व्याप्त करके लोगों को किस तरह से साथ जोड़ा जा सकता है, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ को किस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है और साथ ही साथ में बरसात के पानी को अधिकतम संग्रह करना, संग्रहित पानी को विवेकपूर्ण उपयोग करना और उपयोग में किए हुए पानी को वापस रिसाइकल करके रीयूज करना। इन तीनों विषयों पर जन चेतना जागरण के लिए काम किया और इन सब से आगे बढ़ करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस अमृत काल की स्मृति में देश भर के हर एक जिले में 75 रिजर्वायर्स कम से कम बनाए जाने चाहिए, या नए बनाए और नए न बन सकते हो कहीं तो हम पुराने रिजर्वायर्स को रीइंफोर्स करें, रीस्ट्रेंथन करें। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये जो 75 प्रति जिले का आंकड़ा हमने सोचा था कि लगभग देश भर में 50,000 से ज़्यादा तालाब बनेंगे,
राज्यों के आंकड़ों को अगर मैं देखता हूं तो उसकी संख्या उससे कई गुना अधिक होने वाली है। जिस तरह से जल शक्ति अभियान के तहत हमने काम किया, लाखों स्ट्रक्चर्स जो हैं देश में या तो नए बने हैं या पुराने स्ट्रक्चर्स को रीइंफोर्स किया है। तो हम एक समेकित रूप से एक इंटीग्रेटेड प्रयास पूरे जल के क्षेत्र में कर रहे हैं ताकि देश को जल समृद्ध बनाया सके, देश की नदियां सदा नीरा रखी जा सके, वेटलैंड्स को कंजर्व किया जा सके और पानी की निर्बाध आपूर्ति हो सके। लेकिन इन सब के लिए इसे सरकार के प्रयासों से बाहर निकाल करके आम जन की भागीदारी इसके साथ जुटे, इस दिशा में काम करना था। और पिछले इतने समय में इस पर जो प्रयास हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बात की, हर प्लेटफॉर्म से इसके बारे में चर्चा की, हमने स्कूल्स को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, ग्राम पंचायतों को जोड़ा, राज्यों को जोड़ा, एनजीओज को जोड़ा, सेलिब्रिटीज़ को जोड़ा। आज उसका परिणाम दिखाई देने लगा है और समाज में एक चेतना का व्याप इसको लेकर के बनने लगा है। सर, एक कहावत हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि पैसे को पानी की तरह बहा दिया। मतलब ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम सुन लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमने शायद पानी को इतनी वैल्यू कभी दी ही नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन और आज भी अगर हम बात करें, मैं अगर किसी एक इंडिविजुअल की बात करता हूँ तो कोई इंसान ये सोचता है कि यार अगर मैं एक बाल्टी कम यूज़ करूँगा तो अब मेरे अकेले से क्या ही हो जाएगा। आपका उसको लेके कोई एक मैसेजिंग रहेगी सर लोगों के लिए? देखिए, हर एक व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ेगा, हर एक बूंद पानी को बचाना पड़ेगा। आपने ठीक कहा, हमारा देश, जिस देश में जल को जगदीश मानने की परंपरा थी जी, जो देता है उसको देवता मानने की परंपरा थी जी, जो कोई भी देता है हमारे जीवन में, आप उठा करके देखिए, पेड़ हमें फल देते हैं, हमने उसको भगवान माना। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन 24 घंटे देता है, हमने उसको जो है अपनी तरफ से रक्षा सूत्र बांधने का विधान किया, पूजा करने का विधान किया। समुद्र हमें रत्न देते हैं, समुद्र हमें भोजन देते हैं, समुद्र हमें पानी देते हैं, हमने उसको देव माना। नदियाँ हमारे लिए देवी के स्वरूप बनी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऋषियों मनीषियों ने सामान्य मानवी का आस्था उनके साथ में जुड़े और उसका संरक्षण करें, इसलिए धर्म की डोर से बांधने की कोशिश की थी। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे धर्म की डोर क्षीण होती गई और लोगों का उसके साथ में जुड़ाव कम होता गया। और उसके चलते जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जिस तरह की चुनौतियां बनी कि हमने पानी जो जीवन के लिए अमूल्य है उसको हमने जो अनमोल है उसको बेमोल बना दिया। फॉर ग्रांटेड लिया जी। मुझे याद आता है, मैंने अपनी दादी माँ से एक बार पूछा था, वो नहाने से पहले, पूजा से पहले, भोजन से पहले जल लेकर के शुद्धिकरण करती थी। मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने उनसे पूछा, आप इतना पानी को शुद्धि की बात करते हो, पानी को भगवान मानते हो, गांव का तालाब तो बिल्कुल गंदा है और हम ही लोग उसको गंदा करते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन जो उन्होंने अपनी व्यवहारिक बुद्धि से जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम जल को जगदीश मानते थे। जब तक हम पानी लेने के लिए तालाब तक जाते थे, कुएं तक जाते थे, तो हम उसका सम्मान करते थे। जब से पानी तुम्हारे घर आने लग गया नल के माध्यम से, उसका सम्मान समाप्त हो गया और हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। जी, हमारा एफर्ट कम हो गया उस चीज़ के लिए। अब निश्चित रूप से ये समय आ गया है कि हमें ये नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों में ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा, लोगों में ये समझ पैदा करनी पड़ेगी कि हम पैसे को पानी की तरह बहाता है ये कहने के बजाय हम इसको उल्टा करें कि पानी को पैसे की तरह बचाना प्रारंभ करें। जी, ये नैरेटिव अब हमें बनाना पड़ेगा और ये बना करके ही हम स्थायी रूप से देश को सुरक्षित कर सकते हैं। जी। सर, बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में मालूम चलता है, जहाँ पे अगेन एक तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, जो रीसेंट एग्जांपल अभी यूपी और एमपी के बीच में जो केन बेतवा नदी का है वो भी है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स तो समझ में आता है कि हम डेफिनेटली एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी कहीं ना कहीं और हमारे फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे हम या तो पानी को प्रोड्यूस कर सकें या कहीं ना कहीं उसको कंजर्व कर सकें, या अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो उसकी जो खपत है उसको कम कर सकें। तो वो सब एवेन्यूज़ के ऊपर सर गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन निश्चित ही हमने अब तक सप्लाई साइड पर काम किया। जी, हम पानी कहाँ से ला सकते हैं, हमने नदियों पर बांध बनाए, ज़मीन में पानी को ढूंढा, ज़मीन में से निकाला, बांधों से नहर बना करके पानी कहाँ ले जा सकते हैं, नहर से लिफ्ट करके पानी कहाँ ले जा सकते हैं ऊंचाई के एरियाज़ में। लेकिन अब समय आ गया है कि हमको साथ में डिमांड साइड पर भी काम करना पड़ेगा। हम अपनी डिमांड को कैसे कम कर सकते हैं।
डिमांड को कम करने के दो तरीके हैं। हम सब जानते हैं कि कुल जो पानी उपयोग में होता है, अगर हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो डोमेस्टिक यूज़ में पानी आता है, पीने के पानी और घरेलू उपयोग में, वो लगभग कुल पानी का कंज्यूम्ड पानी का 5% है। इंडस्ट्री को बात करें तो भी 5-6% के आसपास है। शेष बचा हुआ 89% 90% पानी जो है वो खेती में उपयोग होता है। आवश्यकता भी है हम सबके भोजन के लिए जी। लेकिन अगर हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में तुलना करें तो हमको इस तरह की वेराइटीज़ पे काम करना पड़ेगा जिन पर दुनिया ने काम किया। आज अगर पैडी की बात करूं मैं, चावल की, जी 1 किलो चावल उगाने के लिए हमारे देश में एवरेज पानी की रिक्वायरमेंट ऐसा माना जाता है 5600 लीटर है, जबकि चाइना में 350 लीटर पानी में 1 किलो चावल होगा। मैं केवल अभी दिमाग में एक सर पिक्चर बना रहा हूँ कि एक 5600 लीटर का एक पानी का टैंक है, उससे 1 किलो चावल, उससे 1 किलो चावल। और हम घर में अगर एक दिन घर में चावल बनाए और घर वालों का मन नहीं हो, बाहर छोड़ दें, उसको व्यर्थ कर दें, वेस्ट कर दें, तो हम 5600 लीटर पानी वेस्ट करते हैं। जी। आपकी जो जीन्स की पैंट बनी है, इसको एक पैंट को बनाने में और इसके पूरे लाइफ साइकिल में जितना पानी उपयोग होगा उसकी कल्पना करेंगे तो वो शायद एक टैंकर पानी के बराबर होगा। एक जीन्स के लिए? एक जीन्स बनी उगी, उसके लिए जो कॉटन उगाई गई, उसके बाद में इसको डाई करने के समय में, उसके बाद में आपने जितनी बार पहना उससे पहले वॉश हुई और पहनने के समय में लाइफ साइकिल में जितनी बार वॉश होगी, उसको अगर जोड़ेंगे तो एक टैंकर पानी की जरूरत है। ये तो कभी कोई सोचता ही नहीं होगा शायद। तो हमको एक एक बूंद पानी को बचाने की दिशा में सोचना पड़ेगा, उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। जी। देखिए, सबसे बड़ा सोर्स जो आज भी हमारे पास में है वो है बरसात का पानी। हम बरसात के पानी का अधिकतम संग्रहण कैसे करें? या तो धरातल पर संग्रहण करें, और अगर धरातल पर नहीं कर सकते हैं तो हम पानी को, बहने वाले पानी की गति को कम करके जमीन को रिचार्ज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें बरसात के पानी को रोकना, और जैसे मैंने कहा कि जो भी पानी हमने बरसात का रोका है, बचाया है, उसको हम किस तरह से जुडिशियसली यूज़ करें कि हम मिनिमम पानी को वेस्ट करें। जी। एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्री में, और जो कुछ भी पानी हमने एक बार उपयोग किया है उसको हम रिसाइकल करके फिर रीयूज़ कैसे करें। जी। हम खेती के पानी या सीवर्स के पानी को रिसाइकल करके हम इंडस्ट्री में काम ले सकते हैं, इंडस्ट्री में काम न लें तो एग्रीकल्चर में काम ले सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में काम न लें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन हर एक उपयोग किए हुए पानी को रिसाइकल करके वापस अगर हम उपयोग में लेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ रिसाइकल्ड वाटर इज एन एडिशन टू अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू वाटर साइकिल। डेफिनेटली। तो पानी के चक्र में एक बूंद पानी नया जोड़ना है, और वही निश्चित रूप से मंत्र है कि हम इसी के माध्यम से देश को जल समृद्ध बनाए रख सकते हैं। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। उम्मीद तो हम ये सब करते हैं कि हम सभी जो हैं वो इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे और अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है वो सब मिलते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर जल समृद्ध भी हमारा देश और तेज़ी से बनेगा। और साथ साथ जो सरकार काम कर रही है वो तो खैर एक्स्ट्रा है ही, वो तो हो ही रहा है। सर, आपने बीच में भी जस्ट बात किया पानी रोकने को लेके कि अगर पानी का फ्लो तेज है हम उसको रोकें, हम उससे रिचार्ज करें ग्राउंड वाटर को, या फिर फॉर एग्जांपल हम डैम्स वगैरह जो है वो भी बनाते हैं अपने वेरियस यूजेस के लिए। सर, एक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड चाइना, जहाँ पे हम सुनते हैं कि चाइना जो है वो डैम्स बिल्ड कर रहा है अगेन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो उसको लेके सर आपका क्या एक टेक रहता है, जो अगर हम ऐसी बातें सुनते हैं तो? देखिए, ब्रह्मपुत्र पर चीन बांध बना रहा है जी, इस विषय पर बहुत सालों से चर्चा होती थी जी, लेकिन पिछले 2-3 साल से, पहले जो चाइना हमेशा इनकार करता था, अब उन्होंने अपना खुलासा किया है जी, कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो अरुणाचल से ऊपर हमारे यहाँ चाइना से आती है जी, वहाँ वो ग्रेट बैंड के पास में रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने से पानी की अवेलेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और इसके इतर भी ब्रह्मपुत्र में जितना पानी कुल आता है उसका 70% पानी हमारे भारत में जो ओरिजिनेट ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनके माध्यम से आता है। ओके। 128 ट्रिब्यूटरीज भारत इटसेल्फ में ब्रह्मपुत्र को पानी देती हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पूरा जो यहाँ से है। तो ब्रह्मपुत्र में चाइना रन ऑफ द रिवर के बजाय अगर वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स भी अगर बनाएगा तो भी हमारी अवेलेबिलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क उसके कारण से नहीं आने वाला है, क्योंकि वो माइटी रिवर है, उसमें जितना पानी बहता है 500 BCM के आसपास, हमारे पर तो उपयोग उसमें से शायद उसका 1% हो पाता है। लेकिन नॉन मानसून सीजन में जो पानी आता है ब्रह्मपुत्र में, वो निश्चित ही
ग्लेशियल मेल्ट से आता है, उसका एक क्वांटम चाइना से आता है। जी लेकिन इन सब विषयों पर बहुत पैनी दृष्टि बनाए रखते हुए किस तरह से हम अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर हम साथ में काम कर रहे हैं और निरंतर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए इसको लेकर के किसी तरह का कोई पैनिक हो, चिंता हो, मुझे उसकी कोई आवश्यकता और गुंजाइश नहीं दिखती। जहाँ तक पाकिस्तान का आपने प्रश्न किया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द हॉलीएस्ट ट्रीटी इन द वर्ल्ड। जो ट्रीटी के बाद में पाकिस्तान ने 65 में और 71 में 2 प्रत्यक्ष युद्ध किए, कारगिल का युद्ध किए थोपा हमारे ऊपर, और इसके अतिरिक्त जो है जिस तरह से एक छद्म युद्ध हमारे खिलाफ छेड़ रखा था, लेकिन उसके बाद में भी हमने उस ट्रीटी का अक्षर से लेटर एंड स्पिरिट में सम्मान किया। बंटवारे के समय में जो 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, झेलम, चेनाब और सिंधु, और रावी, व्यास, सतलुज 3 नदियां हमको मिली। ये एक डिबेट का विषय हो सकता है कि उस समय में जो 20% हिस्सा भारत से अलग हुआ था उसको 68% पानी दिया गया, हमारे पास केवल 32% रखा। उसके क्या औचित्य और मानसिकता थी, मैं आज उसके ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहता। लेकिन उस ट्रीटी का सम्मान करते हुए भी कुछ ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस के वजह से कुछ नदियां ऐसी हैं जो हमारे हिस्से की नदियों की सहायक नदियां होने के बावजूद भी, हमारे अधिकार का पानी होने के बावजूद भी हम उसका दोहन नहीं कर पा रहे थे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब हम उस पर काम कर रहे हैं कि कम से कम हमारे अधिकार का एक भी बूंद पानी हम पाकिस्तान को नहीं जाने दें। हम पूरी ताकत के साथ में उस पर जुटे हैं और शीघ्र उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सर, मैंने बोला तो था कि मेरा आखिरी सवाल है, बट एक चीज़ जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक होती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सर हमने नोटिस किया ऐसा, अगर हम दुनिया भर की बात कर लें तो पानी और टूरिज़्म का एक डायरेक्ट कनेक्शन सा ही एस्टेब्लिश हो जाता है। चाहे हम बात करें बीचेस की या हम बात करें किसी लेक पे, अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है तो रिसेंटली जैसे नमामि गंगे जो पूरा मिशन रहा है और जिस तरीके से गंगा की पूरी हमने जो है वो एक सफाई करके उसको और बेहतरीन बनाया है। अभी जो एक गंगा रिवर क्रूज़ जस्ट शुरू हुआ ही था, दुनिया का सबसे बड़ा एक रिवर क्रूज़ है। तो क्या आपको लगता है सर कि अगर इस तरीके से इन सिंक काम किया जाए, जहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसी वाटर बॉडीज़ को डेवलप किया जाए और अगर टूरिज्म को भी उसमें साथ में शामिल किया जाए, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन? 2019 में जब नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग कानपुर में हुई थी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं। 5 गंगा जिन राज्यों से प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री उसके माननीय सदस्य होते हैं। और इसके अतिरिक्त भी भारत सरकार के 10 मंत्री लगभग उसके सदस्य होते हैं, जिनमें पावर भी है, MOEF भी है, फाइनेंस भी है जी, जल शक्ति ऑब्वियसली है जी, कल्चर भी है, टूरिज़्म भी है। प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे मिशन में जिस तरह से एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम काम करें, जैसा मैंने कहा, उस दृष्टिकोण से काम किया और उसके परिवर्तन हमको पूरी दुनिया को दिखाई देने लगे जी। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अर्थ गंगा का ऐसा संकल्पना हमारे सामने रखी थी और उन्होंने कहा कि गंगा की पूरी दुनिया में एक आइडेंटिटी है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। हम गंगा के किनारे गंगा पर आधारित आजीविका किस तरह से खड़ी कर सकते हैं। हम गंगा के किनारे नेचुरल फार्मिंग करके मिलेट्स को उगा करके उसको गंगा फेड मिलेट्स के नाम से मार्केट करें, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को। उसके अलावा जो हमारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं उनका उत्पादन हम उसके पर किस तरह से करें। गंगा से जुड़े हुए, गंगा के किनारे गंगा से जुड़े हुए ऐतिहासिक महत्व के स्थान, रिलीजियस महत्व के स्थान, आज़ादी की लड़ाई में गंगा के किनारे पर स्थानों पर जिस तरह के संघर्ष हुए उससे जुड़े हुए स्थान, बिठूर से लेकर के और बंगाल तक, उन सब के बेस पर टूरिज़्म हम किस तरह से खड़ा करें। नेचर बेस्ड टूरिज़्म, इको बेस्ड टूरिज़्म, गंगा बेस्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज़्म किस तरह से खड़ा करें, ये संकल्पना दी थी। उसी के साथ ये विषय आया था कि हम गंगा में एक क्रूज़ प्रारंभ करें। जी, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ भारत से प्रारंभ हुआ है जी। लेकिन इसके साथ साथ में इससे जुड़ी हुई अनेक गतिविधियां, जैसा मैंने आपके सामने चर्चा की है, टूरिज़्म रिलेटेड ऐसी अनेक गतिविधियां गंगा के क्षेत्र में भी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बैठक में ये मार्गदर्शन किया था कि जहाँ भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े बांध हैं, बड़े रिजर्वायर्स हैं, झीलें हैं, बड़ी नहरें हैं, हम उन पे बेस्ड टूरिज़्म किस तरह से खड़ा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री दूरदृष्टा हैं, विजनरी हैं, हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में
जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने रिक्रिएशन के लिए, आमोद प्रमोद के लिए वीकेंड में जाने के लिए जिन स्थानों को ढूंढना होगा, उन स्थानों को हम ऐसे वाटर बॉडीज के किनारे पे किस तरह से खड़ा करें। तो एक तो पानी के साथ लोगों का जुड़ाव बनेगा, और दूसरा उसके कारण से टूरिज्म की और इकोनॉमी की नई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ खड़ी होंगी, टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा। इस दिशा में हमने राज्यों के साथ में बातचीत प्रारंभ की है, और अभी जो हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अगर हम पानी के विषय में बात करें तो आज भारत जो भी करता है वो सबसे बड़ा काम होता है दुनिया का। चाहे एक्वीफर मैपिंग होगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। डिमांड साइड मैनेजमेंट पर जो हम काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा काम है। ड्रिंकिंग वाटर पे सबसे बड़ा काम है। हम जो है डैम रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और हम दुनिया में 5 साल की कालावधि में सबसे ज़्यादा पैसा निवेश अगर पानी के सेक्टर में कोई देश कर रहा है तो भी भारत है। क्या बात है। तो डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट में भी हमने इसको एक इसेंशियल कंपोनेंट बनाया है कि हम जब किसी भी पुराने डैम का रिहेबिलिटेशन करेंगे तो उसके साथ साथ में उस पर टूरिज्म एवेन्यूज़ को भी एक्सप्लोर करके वहाँ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, स्टेट्स और लोकल बॉडीज़ के साथ मिलकर के उस पर काम करें। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं आप सभी जो व्यूअर्स हैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमने जल ही जीवन है तो सुना है, लेकिन जल है तो ही जीवन है। शायद इस बात पे सोचते हुए हमको अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए दोस्तों। और आपकी तरफ से क्या फीडबैक्स हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, अगर आपकी तरफ से कुछ नए आइडियाज़ हैं जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए और आगे अपनी पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए, तो नीचे अपने जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट की मैसेजिंग है ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही अगले एपिसोड में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।